इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है नासा की कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए जो कि मंगल ग्रह पर आकर अपना कुछ मिशन कर रहे थे। दरअसल इन एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च करनी थी। उन सारे एस्ट्रोनॉट्स का मिशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में नासा के हेडक्वार्टर ने उन्हें एक मैसेज दिया कि मंगल ग्रह की उस जगह पर जहां वो सारे एस्ट्रोनॉट्स अपना रिसर्च कर रहे हैं वहां कुछ समय में एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान आने वाला है। इस तूफान की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए नासा के हेडक्वार्टर वाले अपने एस्ट्रोनॉट से कहते हैं कि तुम सब तूफान आने से पहले स्पेसशिप में बैठ जाओ, जिसके बाद तुम सभी को वापस पृथ्वी पर बुला लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़े और खतरनाक तूफान लगातार मार्स की जमीन पर घूमते रहते हैं जो शायद पूरे के पूरे स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दें। इसीलिए अब सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने बड़े से स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लग गए थे। वो रेतीला तूफान तो अब उन सभी के काफी पास आ गया होता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वो कई सारे इक्विपमेंट्स को हवा में उड़ाकर फेंक दे रहा था। लेकिन फिर भी टीम के सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी मार्क नाम के एक एस्ट्रोनॉट से कोई अनजान सी वस्तु टकरा गई और वो कहीं दूर चला गया। टीम की कैप्टन तो मार्क को चारों तरफ ढूंढने लग जाती है, लेकिन इस रेतीले तूफान में किसी को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बाकी एस्ट्रोनॉट्स को तो लगने लगा होता है कि मार्क तो अब तक मर चुका होगा, इसीलिए कैप्टन ने बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए उन्हें स्पेसशिप में जाने के लिए कह दिया। मार्क को छोड़कर सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में बैठ गए और वहां से लॉन्च होकर अंतरिक्ष में चले गए। पर उनकी टीम को बहुत ही ज्यादा दुख था मार्क के जाने का। अब यहाँ कुछ घंटों में ही वो रेतीला तूफान शांत हो जाता है। हमें एक शॉकिंग बात पता चली कि मार्क अभी तक मरा नहीं होता, बल्कि वो तो जिंदा था। लेकिन इस रेतीले तूफान में उसके बॉडी के अंदर कोई नुकीली सी चीज घुस गई थी। मार्क को तो इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो फिर भी खड़े होकर अपने बेस की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल नासा वालों की एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने अपना रिसर्च करने के लिए मंगल ग्रह की जमीन पर एक छोटा सा रिसर्च सेंटर बनाया था। मार्क तो अब कैसे भी करके रिसर्च सेंटर के अंदर पहुंच जाता है। उसने तो किसी भी तरीके से अपने पेट में लगी हुई उस नुकीले वस्तु को बाहर निकाला और चोट लगी हुई जगहों पर मरहम पट्टी करने लगा, क्योंकि अगर मंगल ग्रह पर इस तरीके के घाव को छोड़ा गया तो वो इन्फेक्शन बन जाएगा। मार्क तो अब कैसे भी अपने आप को मोटिवेट कर रहा था जिससे कि वो यहाँ सरवाइव कर पाए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके सारे एस्ट्रोनॉट साथी यहाँ से जा चुके हैं और अब मार्क यहाँ से 4 साल बाद ही निकल पाएगा जब नासा का दूसरा मार्स मिशन यहाँ पर लैंड होगा। यानी कि तब तक मार्क को किसी भी तरीके से सरवाइव करके ही रहना पड़ेगा। बट ये चीजें दिखने में काफी इजी लग रही थी, पर थी नहीं, क्योंकि मार्क के पास तो इतने समय का खाना बचा ही नहीं होता जिससे कि वो सरवाइव कर पाए। इसीलिए अब मार्क अपने सेंटर में मौजूद सारे खाने को बाहर निकालकर उसे अच्छे से कैलकुलेट करता है कि वो इसे ज्यादा दिनों तक कैसे चला पाए। अब यहाँ मार्क ने तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए मंगल ग्रह की जमीन पर खेती करने का भी डिसाइड कर लिया था। उसने सोचा कि वो पोटैटोज की खेती करेगा जिससे कि उसके पास और भी सारे पोटैटोज आ जाए और वो उन्हें खाकर इतने समय तक तो जिंदा रह ही सकता है। लेकिन मार्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे सबसे पहले जमीन को उपजाऊ करना पड़ेगा और फिर खेती करने के लिए उसे काफी सारा पानी भी चाहिए, जो कि मंगल ग्रह पर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये होती है कि मार्क एक बोटेनिस्ट है, यानी कि उसे पेड़ पौधों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। मार्क को तो पता होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से पानी कैसे बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए मार्क जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारी मिट्टी यहाँ से वहाँ ढकेलने लगा, जिससे कि जमा की गई मिट्टी एकदम फ्री हो जाए। मार्क फिर आलू के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन सभी के अंदर डालने लगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम था पानी बनाने का। मार्क को पता होता है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जलाया जाए तो पानी बनाया जा सकता था। मार्क के पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होने के कारण वो इस प्रोसेस में लग गया। उसने तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिया और फिर ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने लगा। लेकिन पहली बार जब मार्क ट्राई करता है तब वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। दरअसल इस धमाके के लिए मार्क ही पूरी तरीके से जिम्मेदार था, क्योंकि उसने ऑक्सीजन का लेवल कैलकुलेट ही नहीं किया और उसके मुंह से जो ऑक्सीजन निकल रहा था वो भी उसने एकदम से इग्नोर ही कर दिया, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट तो होना ही था। लेकिन दूसरे टाइम मार्क इन सारी चीजों का बड़े अच्छे से ध्यान रखता है। उसने सारी चीजें एकदम कैलकुलेटेड वे में की और लकीली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जलाने पर धीरे धीरे पानी तुरंत ही निकलने लगा। मार्क सच में इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ पानी की कुछ बूंदे नहीं बल्कि जीने का एक मीडियम था, यानी कि वो इन्हीं सारे पानी की बूंदों की वजह से अपने पौधे उगा सकता है। अब यहाँ प्रॉपर एनवायरनमेंट सेट करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ही मार्क को तो छोटे छोटे पौधे निकलते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि वो आलू के पौधों की खेती करने की एकदम सही प्रोसेस
प्रोसेस पर जा रहा है और मार्क इसी तरीके से मंगल ग्रह पर खेती करके अपना सर्वाइवल करेगा। अब यहाँ पृथ्वी पर नासा के सभी लोगों को लगने लगा था कि मार्क अब तक मर चुका होगा, क्योंकि इतने समय पर मंगल ग्रह पर कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सभी लोगों ने तो अपने बहादुर एस्ट्रोनॉट मार्क का फ्यूनरल भी कर दिया होता है और साथ ही साथ मार्क की फैमिली को तो काफी सारे पैसे भी दिए गए थे इस मिशन के लिए। लेकिन जब नासा की एक एम्प्लॉय मंगल ग्रह की जमीन पर नजर रख रही थी तभी उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। वो नोटिस करती है कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा बनाया गया मंगल ग्रह पर वो सेंटर और रखी गई सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हुई हैं और ये सारी चीजें तो तूफान के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उस एम्प्लॉय ने तो अपने सारे मेंबर्स को इस बारे में बताया, जिससे कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मार्क शायद अभी भी मंगल ग्रह की जमीन पर जिंदा है। इस बात से सभी के होश उड़ गए थे। जब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में उनके सीनियर एम्प्लॉयज को पता चला तब वो कहते हैं कि इसका भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि भले ही मार्क अभी मंगल ग्रह की जमीन पर जिंदा है, लेकिन जब तक हम मंगल ग्रह की जमीन पर एक रेस्क्यू मिशन भेजेंगे तब तक मार्क वहां पर मर चुका होगा, क्योंकि उसके पास इतने दिनों तक सरवाइव करने का कोई भी साधन नहीं है। बाकी एम्प्लॉयज भी इस बात से एग्री कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल ग्रह तक जाना बहुत ही लंबे समय का सफर था। मार्क ने तो जानबूझकर मंगल ग्रह की जमीन पर रखे गए सारे सोलर पैनल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर रखा था, जिससे कि नासा वालों को पता चले कि वो जिंदा है। और लकीली मार्क का ये प्लान कामयाब भी हो गया होता है। अब यहाँ मंगल ग्रह पर मार्क सारी चीजें एकदम कैलकुलेटेड वे में कर रहा था, जैसे कि उसे पता होता है कि उसके पास कितने दिनों का खाना बचा हुआ है और अभी तक उसने मंगल ग्रह पर सिर्फ 30 दिनों का ही समय बिताया है। नासा वालों का मिशन 4 साल बाद आने वाला था, जो कि इस जगह से कई हजार किलोमीटर दूरी पर होगा और मार्क को उस टारगेटेड पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगभग 100 दिन तो लग ही जाएंगे। इसीलिए मार्क को अभी से ही वहां तक जाने का सफर तय करना ही होगा। मार्क के पास भले ही वो रोवर्स होते हैं जो सोलर पैनल्स की एनर्जी से चलते थे, लेकिन वो अपने रोवर्स की मदद से एक दिन में सिर्फ 30 किलोमीटर का ही सफर तय कर पाता था। उसके बाद उसे अपने रोवर्स को चार्ज करना पड़ता था सोलर एनर्जी की मदद से। इसी तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। यहाँ पृथ्वी के सारे लोगों को जब न्यूज पता चली कि मार्क अभी भी मंगल ग्रह की जमीन पर जिंदा है, तब वो मंगल ग्रह तक सारे खाने के साधन पहुंचाने की कोशिश करने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन तक मार्क की मदद करने के लिए सामने आ चुके होते हैं, लेकिन मार्क के लिए सारी सुविधाएं और खाने की चीजें तैयार करने के लिए लगभग 3 महीनों का समय लगने वाला था। और जो स्पेसक्राफ्ट इन सारी सुविधाओं को लेकर मंगल ग्रह की तरफ जाएगा उसे भी 1 साल का समय लगने वाला था, यानी कि तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी और वो शायद मार्क को बचा भी ना पाए। इन्हीं सारी चीजों की वजह से नासा और आम लोगों के बीच बहुत सारी डिबेट चल रही थी। वहीं अब मंगल ग्रह की जमीन पर मार्क लगातार अपनी पोटैटोस की खेती करता जा रहा था। अब उसे मंगल ग्रह पर पूरे 50 दिन बीत चुके होते हैं। अच्छी बात तो ये थी कि मार्क ने पोटैटोस की जो पौधे उगाए होते हैं वो हद से काफी ज्यादा अच्छे उगे होते हैं, यानी कि पौधों के अंदर से और भी छोटे छोटे आलू उगना स्टार्ट हो गए थे और मार्क उन्हें खाकर कई और दिन सरवाइव कर सकता था। मार्क तो अब लगातार नए आलू को निकालकर छोटे आलू वापस से उगाने डाल देता, जिससे कि ये साइकिल पूरा चलता रहे। पर एट द एंड मार्क को भी पता होता है कि इन चीजों से वो सरवाइव ज्यादा टाइम तक नहीं करने वाला। उसे तो नासा वालों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट यहाँ आकर उसे रेस्क्यू कर ले। इसीलिए मार्क इन सारी चीजों में बिजी हो जाता है, जिससे कि वो नासा के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि तूफान के दौरान तो उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका था और मार्क को तो यहाँ कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा होता कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का। लेकिन यहाँ काफी ज्यादा सोचने के बाद मार्क को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। वो तो मंगल ग्रह पर मौजूद एक पाथ फाइंडर के पास जाने लगा था, जिसे कि कई साल पहले नासा ने एक मिशन के दौरान यहाँ छोड़ा होता है। पर कुछ सालों के बाद ही इस पाथ फाइंडर से नासा वालों को सिग्नल्स मिलना बंद हो चुके होते हैं। इसीलिए अब मार्क उसी पाथ फाइंडर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है मंगल ग्रह की जमीन पर। यहाँ नासा के हेडक्वार्टर में मौजूद सारे एम्प्लॉयज जो कि मंगल ग्रह की जमीन पर लगातार नजर रख रहे थे, उन्हें अब दिखाई देता है कि मार्क का रोवर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि वो सब समझ जाते हैं कि मार्क जरूर उस पाथ फाइंडर को लेने जा रहा होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए मंगल ग्रह पर वही एक इक्विपमेंट था जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। इस बात से नासा वाले और भी ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि मार्क अपनी पूरी कोशिश कर रहा है सर्वाइवल के लिए। मार्क ने तो अब बड़ी मुश्किल से उस पाथ फाइंडर को ढूंढकर निकाल लिया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो कैमरा होता है वो एक समय पर एक ही पिक्चर क्लिक कर सकता था। इसीलिए अब कैमरा के साथ पाथ फाइंडर की मशीन को बाहर निकालकर मार्क उसे ठीक करने लगा। अब सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद मार्क को सिर्फ ये पता करना था कि पृथ्वी वालों को ये पता है कि वो यहाँ जिंदा भी है कि नहीं।
मार्क ने तो एक छोटे से बोर्ड पर लिख दिया था कि मेरे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि नहीं। साइड में यस और नो दोनों के ही बोर्ड्स लगाए गए थे। नासा के हेडक्वार्टर में जो पूरी टीम मौजूद थी वो इस मंजर को देख पा रही होती है, इसीलिए उन्होंने अपना कैमरा कंट्रोल करते हुए यस की तरफ घुमा दिया, जिससे कि मार्क को तुरंत ही समझ जाता है कि नासा वालों को पता है कि वो जिंदा है और उसके सारे सिग्नल्स वहां तक पहुंच पा रहे हैं। मार्क को तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। अब वो इसी तरीके से नासा के हेडक्वार्टर में कोड लैंग्वेजेस में बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद ही नासा वाले मार्क को रिप्लाई देते हैं कि हम सब जल्द से जल्द सारी अरेंजमेंट करके तुम्हारे लिए रेस्क्यू मिशन के साथ साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के दे रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसीलिए नासा वालों ने मार्क को कहा कि तुम्हें तब तक अपना सर्वाइवल करके रखना पड़ेगा, तुम हिम्मत मत हारना क्योंकि यहाँ काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। नासा के हेडक्वार्टर वालों ने तो मार्क को ये भी बताया कि उसके जिंदा रहने की बात अभी तक उसके टीममेट्स को पता नहीं चली है जो अभी भी स्पेसशिप में मौजूद थे, और वो सब लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब नासा के एम्प्लॉइज ने उन सारे एस्ट्रोनॉट की टीम को इन्फॉर्म कर दिया था कि मंगल ग्रह पर मार्क अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही सभी टीममेट्स बहुत ज्यादा खुश तो हो रहे थे, लेकिन सभी को इस बात का भी दुख था कि वो मार्क को बचा नहीं पाए। पूरी एस्ट्रोनॉट्स की टीम एकदम शांत हो गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि मंगल ग्रह पर इस तरीके से सरवाइव करना एकदम नामुमकिन है और मार्क कुछ समय के अंदर ही मारा जाएगा। वो सब तो मार्क के लिए होप ही कर सकते थे। यहाँ मंगल ग्रह पर मार्क सारी चीजें एकदम अच्छे से करते जा रहा था, पर एक दिन अचानक उसने पोटैटोस की खेती करने के लिए जो इन्वायरमेंट बनाया था उसके अंदर कुछ लीकेज होने के कारण ब्लास्ट हो गया होता है। पूरा का पूरा स्पेस सेंटर तबाह हो गया था। मार्क ने जो पौधे उगाए थे वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं और अब आगे इस तरीके से वो पोटैटोस के पौधे बिल्कुल भी नहीं उगा सकता क्योंकि इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके होते हैं। और अब मार्क को ये पता था कि पृथ्वी वालों से जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर खाना भेजेगी तब तक शायद वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। मार्क ने तो उदास होकर अपने सारे खाने पीने की चीजों को इकट्ठा किया और ये कैलकुलेट करने लगा कि आखिर वो कितने दिनों तक इसे खाकर जिंदा रह पाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम थे कि मार्क कुछ महीनों तक भी जिंदा रह पाएगा। उसके पास तो खाने की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी। जब ये बात नासा के हेडक्वार्टर वालों को पता चली तब वो मार्क को अलग अलग सुझाव दे रहे थे कि तुम्हें अपने पास बचा हुआ सभी खाना बहुत ही कम खाना पड़ेगा। और यही बातें फॉलो करते हुए मार्क ने दिन का खाना काफी ज्यादा कम कर दिया था। इससे पहले वो एक दिन के अंदर 3 बार खाना खाता, लेकिन अब वही एक बाइट उसे 3 दिनों तक चलाना होगा। मार्क के लिए तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही थी। अब नासा के हेडक्वार्टर वाले जल्द से जल्द अपना मिशन भेजना स्टार्ट कर रहे थे जिसके अंदर मार्क के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। वो रॉकेट तैयार कर लिया गया था जो मंगल ग्रह की तरफ सारा खाने की चीजें लेकर जाएगा। हेडक्वार्टर वालों के पास टाइम की कमी होती है, इसीलिए उन्होंने इस रॉकेट की टेस्टिंग भी नहीं की और इसे तुरंत ही लॉन्च कर दिया मंगल ग्रह की तरफ। सब कुछ एकदम से ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक वही रॉकेट ऑर्बिट में जाकर ब्लास्ट हो गया। इस बात से नासा की पूरी टीम बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अब उन्हें पता था कि नया रेस्क्यू मिशन भेजने के लिए कई और साल लग जाएंगे, यानी मार्क को बचाना अब एकदम से नामुमकिन हो चुका था। मार्क को भी जब ये बात पता चली कि उसका रेस्क्यू करने वाला मिशन अब फेल हो चुका है, यानी कि अब वो यहाँ से जिंदा बचकर जा ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सोचने के बाद मार्क ने उन सभी को एक मैसेज लिख दिया होता है। वो नासा वालों से कह रहा था कि तुम सब मेरे मॉम एंड डैड को कह देना कि मैं उनका बहुत ही बहादुर बेटा हूँ। मैंने हर कंडीशन में अपनी पूरी कोशिश की सरवाइव करने की, लेकिन हालात ही इतने ज्यादा बेकार हैं कि हम सब मजबूर हो चुके हैं कंडीशन के सामने। सभी लोग एकदम शांतिपूर्वक मार्क का वो बहुत ही दुखद भरा हुआ मैसेज पढ़ रहे थे, यानी कि मार्क ने अब पूरी तरीके से अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। नासा भी मार्क को बचाने के मिशन में पूरी तरीके से अपनी होप हार चुका था, पर तभी खबर आती है कि चाइना वाले नासा की मदद करने के लिए रेडी हो चुके हैं इस मिशन में, क्योंकि उनके पास सारे रॉकेट्स और स्पेसशिप तैयार थे जो मंगल ग्रह की तरफ रवाना किए जा सकते हैं। इसीलिए अब नासा वाले भी चाइना के साथ कोऑर्डिनेट करने लगे अपने मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब हमें यहाँ रिच नाम का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि एस्ट्रोडायनेमिक में काम किया करता था। उसके पास तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया होता है मार्क को बचाने के लिए, इसीलिए वो तुरंत ही हेड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में घुस गया और ये बताने लगा कि मार्क को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। दरअसल रिची के हिसाब से उन्हें कोई एक्स्ट्रा मिसाइल या फिर रॉकेट भेजने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष में अभी उनके पास एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ते आ रहा है। दरअसल ये वही स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर मार्क के सारे टीममेट्स मौजूद होते हैं। रिची के हिसाब से हम इसी वाले स्पेसक्राफ्ट की मदद से मार्क को बचा सकते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में मौजूद वो बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट जब पृथ्वी के काफी क्लोज आएगा तब हम मार्क को बचाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, और जब वो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एकदम पैरी जी पर
होगा तो एक स्लिंग शॉट की मदद से उसे वापस रवाना कर दिया जाएगा मंगल ग्रह की तरफ, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ सकती थी और वो समय से पहले मंगल ग्रह तक पहुंच भी जाएगा। स्लिंग शॉट एक ऐसी ग्रेविटेशनल एनर्जी को कहते हैं जो पृथ्वी के पास होती है, और जैसे जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट उससे दूर जाता जाएगा तो पृथ्वी का वही सिंक स्लॉट उसे एक एक्स्ट्रा पावर देता था आगे बढ़ने के लिए। रिची ये भी कहता है कि वो स्पेसक्राफ्ट जब मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तब उन्हें मंगल ग्रह की जमीन पर उतरना नहीं है, क्योंकि इससे उनके स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे। दरअसल मंगल ग्रह पर मौजूद मार्क को ही किसी भी तरीके से अंतरिक्ष में आना पड़ेगा, और ये काम मार्क वहां पर पहले से ही प्रेजेंट एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से कर सकता था। ये स्पेसक्राफ्ट तो मंगल ग्रह पर कई साल पहले छोड़ा गया होता है। इस पूरे प्लान की वजह से तो वो मार्क को काफी अच्छी तरीके से बचा सकते हैं, लेकिन नासा के हेड मेंबर्स बता रहे थे कि हम एक एस्ट्रोनॉट के बदले इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि मार्क की जान बचाना जिसकी बचने की उम्मीद 0.11 से भी कम थी, उसके साथ साथ वो लोग पूरे एस्ट्रोनॉट्स की टीम को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसीलिए रिची के इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। वहाँ मार्क तो मंगल ग्रह पर अपने दिन किसी भी तरीके से काटते जा रहा था, क्योंकि उसे अंत में पता होता है कि कोई उसकी मदद करने ही नहीं वाला। लेकिन तभी रिची नाम का वही स्टूडेंट मार्स पर जाने के लिए वो पूरा पाथ और पूरी प्लानिंग मार्क के टीममेट्स को जो अभी भी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए हैं उनके सिस्टम पर भेज देता है। अब इस पूरे प्लानिंग और ट्रेजेक्टरी पाथ को देखने के बाद मार्क के सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो इस प्लान को फॉलो करते हुए मार्क को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर वापस जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उन लोगों ने ये डिसीजन नासा के हेडक्वार्टर से पूछे बिना ही लिया था। अब कुछ ही टाइम के अंदर नासा के हेडक्वार्टर वालों को पता चला कि जो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर आ रहा था उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल चुकी है, और वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि शायद वो सारे एस्ट्रोनॉट्स मार्क को बचाने के लिए वापस मार्स पर जा रहे हैं। इसीलिए नासा ने बिना देरी किए चाइना की मदद लेकर मार्क के लिए सारे खाने और पीने की इक्विपमेंट्स एक रॉकेट के अंदर भर दिए, जिससे कि वो तुरंत ही रवाना कर देते हैं अंतरिक्ष में। और वो सारी फैसिलिटीज जो मार्क के लिए थी वो उसके दोस्तों के स्पेसशिप द्वारा कलेक्ट कर ली जाती हैं, जिसके बाद एक पावरफुल स्लिंग शॉट की मदद से उनका स्पेसशिप मंगल ग्रह की तरफ रवाना हो गया। यहाँ अब मंगल ग्रह पर मार्क को सारी चीजें पता चल जाती हैं कि उसकी मदद करने के लिए उसके सारे दोस्त यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए वो अपने सारे रोवर्स को लेकर उस स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी मदद से वो ऑर्बिट में पहुंचेगा। लेकिन ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट अभी मंगल ग्रह की जमीन पर था वो कुछ खराब हो चुका होता है, और उसके अंदर मार्क को काफी सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। मार्क सबसे पहले उसके अंदर मौजूद इंजन्स को सेट करता है, और फिर उसे हल्का बनाने के लिए सारी चीजें बाहर निकालने लगता है, क्योंकि अगर स्पेसक्राफ्ट का वेट ज्यादा रहेगा तो मार्क अंतरिक्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और शायद ये उसका आखिरी चांस हो सकता था। मार्क तो अब किसी भी तरीके से कई सारा वेट स्पेसक्राफ्ट से निकाल देता है, और अब वो कुछ ही टाइम के अंदर रेडी हो गया था टेक ऑफ करने के लिए। पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग यही होप लगाए बैठे थे कि मार्क बच जाए, और अब यहाँ पूरे महीने बीतने के बाद जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की तरफ आता है तब मार्क ने वो अपना छोटा सा स्पेसक्राफ्ट ऑन कर दिया, जिससे कि वो अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर के अंदर ही मार्क बड़ी मुश्किलों से जूझते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया था। मार्क के तो साथी वाले एस्ट्रोनॉट्स रेडियो सिग्नल्स की मदद से उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। पर थोड़े समय के बाद वो अपने होश में आ चुका था, जिससे नासा के हेडक्वार्टर में मौजूद सारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मार्क की जो स्पेसशिप होती है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए मार्क अपने टीममेट्स को कह रहा था कि मैं अपने सूट में छेद कर दूंगा, जिससे कि मैं अपने आप को डायरेक्शन दे सकता हूँ। पर मार्क के टीममेट्स उसे ये करने से मना कर रहे थे, क्योंकि ये चीजें खतरनाक हो सकती थी। अब मार्क के एस्ट्रोनॉट साथी अपनी बड़ी सी स्पेसशिप लेकर उसके सामने आ गए। वो मार्क को तो बड़े अच्छे तरीके से देख भी पा रहे थे। अब उनके टीम की कमांडर मार्क को बचाने के लिए एक चेयर पर बैठ गई, जिससे कि वो लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन चेयर पर लगी हुई रस्सी एकदम छोटी होती है, जिससे कि वो मार्क तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब मार्क ने वही किया जो उसने कहा था। उसने तुरंत ही अपने स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद कर दिया, जिसके प्रेशर की वजह से वो अपने आप को डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़ रहा था। मार्क तो जल्द से जल्द अपने कमांडर के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ने ही जाता, तभी वो उनके हाथ से छूटकर अंतरिक्ष में जाने लगा था। और अगर मार्क एक बार अंतरिक्ष में कहीं गुम गया तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात ये
थी कि मार्क ने अब चेयर पर लगी हुई उस रस्सी को ही पकड़ लिया, जिससे कि टीम की कमांडर बहुत ही ज्यादा खुश होकर मार्क को रेस्क्यू कर लेते हैं। नासा के हेडक्वार्टर के सारे एम्प्लॉयज और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उन्होंने मार्क की जान जो बचा ली, यानी कि अब मार्क बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ सही सलामत पृथ्वी पर आ सकता है। और हमारी ये साइंस फिक्शन कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।